अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपकी मुलाकात एक बहुत स्पेशल शख्सियत के साथ करवाने जा रहा हूं जिनका नाम है क्लिफर्ड एलन सेवरी। ये ऐसे साइंसदान हैं जिनके एक गलत अंदाजे ने, एक गलत रिसर्च ने 40,000 हाथियों की जान ली। जिम्बाब्वे से इनका ताल्लुक़ है, इकोलॉजिस्ट हैं, लाइव स्टॉक फार्मर हैं और बहुत बड़े साइंसदान हैं। लेकिन इनकी कहानी समझने से पहले हमें कुछ बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि हमारी दुनिया की ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता बंजर हो रही है, डिज़र्टिफिकेशन हो रही है, रेगिस्तान बन रही है। और उसकी वजह यह है कि ज़मीन के अंदर और बाहर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी, इंसान के आने के बाद, इंसान की इंटरवेंशन के बाद, इंसान के ज़मीन को काश्त करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होती जा रही है। कैसे ख़त्म होती जा रही है वो मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। और उसकी वजह से ज़मीन बंजर हो रही है। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि जो ह्यूमिड इलाके होते हैं, ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है, वहाँ पर ज़्यादा बारिशें होती हैं और वहाँ की ज़मीन काफ़ी ज़रखेज़ होती है, आपको वहाँ पर ग्रीनरी नज़र आती है। लेकिन जहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा खुश्क होता है, जिस तरीके से जनूबी पंजाब का इलाका जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर आपको ज़मीन उतनी ज़रखेज़ नहीं मिलेगी और मौसम भी आपको ड्राई नज़र आएंगे। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी दुनिया का 2/3 रकबा इस वक्त ड्राई लैंड्स हैं, या तो वो रेगिस्तान है या ऐसी लैंड्स हैं, ऐसी ज़मीनें जिसको काश्त नहीं किया जा सकता। इतने बड़े हिस्से को काश्त ना करना एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है और इसलिए हम ऐसी टेक्नोलॉजी जानना चाहते हैं जिसके ज़रिए हम रेगिस्तानों को और बंजर ज़मीन को आबाद कर सकें। मैं आपको पहले भी कुछ वीडियोस में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप अपनी बंजर ज़मीन को कैसे ज़रखेज़ बना सकते हैं। लेकिन चलते हैं सबसे पहले ज़मीन की साख्त पर। ज़मीन का स्ट्रक्चर कार्बन बनाती है। कार्बन ज़मीन का मेजर हिस्सा होती है। वो ना सिर्फ मिट्टी का स्ट्रक्चर बनाती है बल्कि मिट्टी में पानी को एब्जॉर्ब भी करती है, बफर होती है। तो पानी जो ज़मीन में आता है, वो अगर कार्बन उसमें ज़्यादा है तो वो ज़मीन ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकेगी, और जिस ज़मीन में कार्बन नहीं है उसमें पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, पानी को ज़ख़ीरा करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। अब जब कार्बन ज़मीन में पानी को एब्जॉर्ब करती है तो इसका मतलब यह है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होंगे और उसमें पौधों की अफजाइश भी ज़्यादा होगी। तो हमने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक, ऐसी ज़मीन जो कि पानी एब्जॉर्ब कर सके और उसको रिटेन कर सके। तो अगर बारिश हो, और किसी जगह बारिशें बहुत होती हैं लेकिन अगर मिट्टी में कार्बन नहीं है तो पानी स्टोर नहीं किया जा सकता, तो उन बारिशों का भी खातिर खा हमें फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इस कार्बन को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं ज़मीन में, और ऐसी एक्टिविटीज़ से परहेज़ करें जिससे कार्बन आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से निकल कर हमारी एटमॉस्फेयर में जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। कार्बन दो किस्म का होता है, ऑर्गेनिक कार्बन और इनऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन में वो पौधे भी शामिल होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मरते हैं, अपनी बायोलॉजिकल लाइफ के बाद ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, तो वो कार्बन प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से माइक्रोब्स जो ज़मीन के अंदर होते हैं वो भी कार्बन प्रोड्यूस करते हैं। ऑर्गेनिजम्स, अर्थवॉर्म और इस किस्म के मुख्तलिफ इंसेक्ट्स कार्बन हैं। लेकिन जब हम इनऑर्गेनिक कार्बन की बात करते हैं तो हम कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करें तो ये दो किस्म के कार्बन होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर मौजूद होने चाहिए, तभी आपकी ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ होगी। अगर ये कार्बन आपकी ज़मीन में मौजूद नहीं है तो आपकी ज़मीन ज़रखेज़ नहीं हो सकेगी। जब हम ज़मीन को डैमेज करते हैं तो ये कार्बन आहिस्ता आहिस्ता एटमॉस्फेयर में जाना शुरू हो जाता है और फिर कई जगह पर ज़मीन को एलजी का सामना करना पड़ता है, जिस तरीके से मैं आपको इस तस्वीर में दिखा रहा हूँ, जो कि ज़मीन के लिए एक कैंसर है। अब आते हैं वाक़े की तरफ। आज से कुछ सालों पहले तमाम साइंसदान ये समझते थे कि ज़मीन के बंजर होने की सबसे बड़ी वजह वो जानवर हैं जो कि बहुत ज़्यादा घास खाते हैं। भैंसें हैं, भेड़ें हैं, बकरियां हैं, ज़ेबरे हैं। वो तमाम जानवर जिनको हम लाइव स्टॉक में गर्दानते हैं वो आते हैं और ज़मीन पर बहुत ज़्यादा जब जुगाली करते हैं तो ज़मीन बंजर होना शुरू हो जाती है। इवन नोबेल प्राइज़ जीतने वाले कई साइंसदान ये यकीन रखते थे कि ज़मीन इसी तरीके से बंजर होती है, और यही ख्याल था डॉक्टर सेवरी का भी। उनका भी ये ख्याल था कि जानवर ज़मीन को
बंजर करते हैं। उन्हें हेड बनाया गया एक बहुत बड़े नेशनल पार्क का, और उस नेशनल पार्क में बहुत से जानवर थे। कुछ अरसे के बाद उस नेशनल पार्क की ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता बंजर होना शुरू हो गई। उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, कैलकुलेशंस की, और उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि इस ज़मीन को बंजर करने वाले हाथी हैं, और हाथियों को अगर ख़त्म किया जाए तो ज़मीन दोबारा आबाद हो जाएगी। उन्होंने अपनी रिसर्च जिम्बाब्वे गवर्नमेंट के सामने पेश की। गवर्नमेंट ने एक और इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाई जो कि उनकी तहकीक का जायज़ा लेगी। उस इंडिपेंडेंट एजेंसी ने खुद तहकीक की और उन्होंने कहा कि डॉक्टर सेवरी की रिसर्च बिल्कुल ठीक है, हाथियों को ख़त्म कर दें, आपकी ज़मीन आबाद हो जाएगी। 40,000 हाथियों को मारा गया। 40,000 हाथियों को साइंस के इस मफरूज़े पर मारा गया, और उसके कुछ अरसे बाद डॉक्टर सेवरी को एहसास हुआ कि ज़मीन तो अब भी आहिस्ता आहिस्ता बंजर हो रही है और बढ़ती जा रही है। और अब डॉक्टर सेवरी सबसे बड़े वकील हैं इस चीज़ के कि जानवर ज़मीन को बंजर नहीं करते। मैं उनकी बातें आपको सुनाने जा रहा हूँ कि इमेजिन कीजिए वो वक्त जब हमारी ज़मीन पर बड़ी बड़ी ग्रासी फील्ड्स थी। गौल दर गौल जा रही होती हैं, ज़ीब्रे ग्रोहों में जा रहे होते हैं, चरने वाले जानवर ग्रोहों में जा रहे होते हैं। और चरने वाले जानवर ग्रोहों में इसलिए जाते थे कि उनका शिकार करते थे शेर और दरिंदे, वो उनसे डरते थे। तो उसके लिए दो काम करते थे, एक ये कि वो ग्रोहों में और ग्रुप्स में ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो जहाँ से वो गुजरते थे वहाँ की ज़मीन के ऊपर जो भी घास थी उसको लिटा देते थे। और दूसरा ये कि उनका जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट था वो ज़मीन की जीनत बनता था, वो ज़मीन में फर्टिलाइज़र का काम करता था। और साथ साथ क्योंकि उनको डर था कि जानवर दरिंदे पीछे से ना आ जाएं, उन पर हमला ना करें, वो हमेशा मूवमेंट में रहते थे, भागते रहते थे। तो एक जगह खड़े होकर नहीं चरते थे। जब वो एक जगह खड़े होकर चरते नहीं थे तो उस वजह से ज़मीन का वो हिस्सा बंजर नहीं होता था, वहाँ पर ग्रीनरी प्लांटेशन ख़त्म नहीं होती थी। हाँ, उनके चरने की वजह से वो कुछ कम ज़रूर होती थी, लेकिन उसके बाद वो आगे मूव कर जाते थे। लेकिन उसके साथ साथ वो वहाँ के माइक्रोब्स को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, वहाँ के इंसेक्ट्स को, वहाँ के ऑर्गेनिजम्स को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बल्कि उनके वेस्ट की वजह से वहाँ पर कार्बन बेस लाइफ ज़्यादा तरक्की हासिल करती थी और ज़्यादा ज़मीन फर्टाइल होती थी। अब ये डॉक्टर साहब के लिए एक बहुत ही मुश्किल मरहला था, क्योंकि उनकी ही रिसर्च ने 40,000 हाथियों की जान ली थी। और अब एक और रिसर्च कह रही थी कि जानवरों को अगर एक तरीके से जुगाली कराई जाए, जिसे ट्रैम्पलिन कहा जाता है, पीरियोडिक ट्रैम्पलिंग कहा जाता है, अगर जानवरों को एक मैकेनिज़्म के ज़रिए ज़मीन पर जुगाली कराई जाए तो ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता आबाद होना शुरू हो जाएगी, ज़रखेज़ होगी, और उसमें से आपको नबातात मिलना शुरू हो जाएंगी। और यही वो वजह है कि हम जहाँ पर भी ऐसे जानवरों को देखते हैं वहाँ पर आपको लश ग्रास नज़र आता है। तो डॉक्टर साहब ने इस चीज़ को आम करने के लिए 2 किताबें लिखी। उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से एक मैकेनिज़्म इख्तियार करके आप लाइव स्टॉक की मदद से अपनी बंजर ज़मीन को आबाद कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भेड़ें हैं, अगर आपके पास भैंसें हैं, अगर आपके पास कोई भी लाइव स्टॉक है, आप उनके चरने के तरीके, टाइम तय कर कर अपनी ज़मीन को आबाद कर सकते हैं। क्योंकि इस तरीके से जितनी भी फसलें होती हैं वो अपनी बायोलॉजिकल लाइफ पूरी करती हैं, डिके भी अपनी बायोलॉजिकल लाइफ के पूरे होने पर करती हैं, और उसके बाद दोबारा उनका आगाज़ भी उसी ज़रख़ेज़ ज़मीन से होता है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि अफ्रीका में किस तरीके से इस सिस्टम को लाया जा रहा है, जो कि उन्होंने अपनी 2 किताबों में लिखा है। मेरी ये ख्वाहिश है कि इन किताबों को पढ़ा जाए, इन किताबों को उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए और इन मैकेनिज़्म को हमारे किसानों तक पहुँचाया जाए, ताकि हम बग़ैर कोई पैसा खर्च किए अपनी बंजर ज़मीनों को ज़रखेज़ करें। तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में आपको बंजर ज़मीन नज़र आ रही है, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब यहाँ पर जुगाली कराई गई भैंसों से और एक सिस्टम के तहत जुगाली कराई गई, तो आपको ये ज़मीन इस तरीके से नज़र आ रही है। हर जगह पर आपको लश ग्रीन ग्रास नज़र आ रहा है। फिर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ऐसे सिस्टम्स अडॉप्ट किए, तो डॉक्टर साहब ने अपने जो रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए दुनिया के सामने, उन्होंने बताया कि 400% वहाँ पर जो ग्रीनरी है उसमें इजाफा हुआ।
इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक दरख्त दिखा रहा हूँ जिसको जियो टैग किया गया है, और आपने देखना है कि जब इस पर हमने पीरियोडिक ट्रैम्पलिंग करवाई इस सिस्टम के तहत, तो उसके कुछ अर्से बाद इसकी हालत ये थी, आप देख सकते। अब यहाँ पर घास ही घास आपको नज़र आ रहा है। तो बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं, बहुत से ऐसे रिज़ल्ट हैं, आप इनको जाके सर्च भी कर सकते हैं, इनके काम को देख सकते हैं। और ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने 40,000 हाथियों की मौत के बाद सीखा कि हम ज़मीन को कुदरत से सबक सीख सकते हैं और देख सकते हैं कि कुदरत में ज़मीन अपने आप को कैसे सरसब्ज रखती है, आबाद रखती है, और हम उसी तरीके से ज़मीन को आबाद रख सकते हैं। ज़मीन को आग लगाने से ज़मीन का नुकसान होता है और कार्बन ज़मीन से हवा में मुंतकिल होता है, इसलिए ज़मीन को आग भी नहीं लगानी चाहिए, जिस पर मैं आगे आने वाले वक्त में वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो से आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से लाइफ स्टॉक के ज़रिए हम अपनी ज़मीन को आबाद कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं और इन डिपार्टमेंट से वाबस्ता है, वो इस चीज़ को स्टडी करें और एक मैकेनिज़्म बनाएं। जिस तरीके से अफ्रीका में ज़मीनें आबाद की जा रही हैं, हम अपने मुल्क में भी ऐसे ही ज़मीनें आबाद करें। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।